Good morning. This is Om Prakash, Assistant Professor Psychology, Jamalpur College, Jamalpur. Today we are going to discuss a very important topic, which is thinking. आज हम जिस टॉपिक की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं उसका नाम चिंतन है। चिंतन चूंकि एक महत्वपूर्ण उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है, अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चिंतन की परिभाषा। चिंतन व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित समस्या से उत्पन्न होने वाली विचारात्मक स्वरूप की प्रतीकात्मक क्रिया है, जिसमें समस्या समाधान के निर्देशन में कुछ प्रयत्न और भूल होते हैं और अंत में समस्या का समाधान हो जाता है। यह परिभाषा वैरन महोदय की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि थिंकिंग इज एन आइडिएशनल एक्टिविटी, symbolic in character, initiated by a problem the individual is facing, involving some trial and error, but under the directing influence of the problem, ultimately leading to the solution of the problem. दूसरी परिभाषा डैशल महोदय ने 1949 में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय समस्या समाधान की आंतरिक कहानी ही चिंतन है। डैशल महोदय ने इसको फिर से परिभाषित करते हुए कहा कि प्रतीकों की सहायता से समस्या का समाधान करना ही चिंतन है। अर्थात थिंकिंग इज द इनसाइड स्टोरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट्स हायर लेवल, एंड थिंकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ सिंबल्स। कगन एंड हैवमैन ने 1972 में इसको परिभाषित करते हुए कहा कि चिंतन का सबसे अच्छा वर्णन यह है कि इसमें बिंबों, प्रतीकों, प्रत्ययों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक परिचालन अथवा हेरफेर किया जाता है। थिंकिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब as the mental manipulation of images, symbols, concepts, rules, and other mediational units. जोसेविक महोदय ने 1970 में यह कहा कि चिंतन की कार्यात्मक परिभाषा यह है कि इसके द्वारा अनुभव की गई सांसारिक घटनाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच व्यवस्था स्थापित की जाती है। Thinking is defined operationally as the establishing of order in the apprehended world. The ordering relates to objects as well as to representations of the world of object. इस प्रकार अगर हम इन सभी परिभाषाओं को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि उद्दीपन के उपस्थित होने और उसके प्रति व्यक्ति द्वारा दिए गए व्यवहार के बीच एक मध्यवर्ती चर के रूप में अन्य मध्यवर्ती चरों को प्रभावित करके चिंतन व्यवहार को एक विशेष रूप देता है। देखिए, चिंतन अथवा सोचना शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, परंतु मनोविज्ञान में चिंतन का अर्थ एक ऐसी क्रिया से है जो व्यक्ति के अंदर होता है, बाहरी विषयों एवं घटनाओं से संबंधित होता है और वह बाहरी विषय स्वयं भी उपस्थित नहीं रहते। इट मीन्स चिंतन एक रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटी है, यानी कि एक सादृश्य मूलक क्रिया है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर अगर विचार करें तो ऑसगुड महोदय ने यह कहा कि प्रत्येक किसी घटना वर्ग के प्रति एक सामान्य मौखिक अनुक्रिया है जिसके सभी सदस्य एक सर्वनिष्ठ विशेषता प्रदर्शित करते हैं। Concept is a common response, usually verbal, made to a class of phenomena, the members of which display certain common characteristics. Osgood.
प्रकार मॉर्गन किंग महोदय ने यह कहा कि प्रत्यय एक प्रतीकात्मक रचना है जो वस्तुओं की सामान्य एवं सर्वनिष्ठ विशेषताओं अथवा आकृति को प्रस्तुत करती है. A concept is a symbolic construction that represents some common and general feature or attributes of objects. देखिए, अगर हम इसे प्रत्यात्मक चिंतन को समझने की कोशिश करें तो जैसे बच्चा जब बार बार देखता है कि जमीन पर रेंगने वाले जंतुओं से लोग उसे सदा डराते हैं और उन जंतुओं को मार डालते हैं, तो वह सभी रेंगने वाली जंतुओं को हौवा या बूबू ऐसा कुछ कहने लगता है. हौवा उसके लिए एक प्रत्यय है जिसके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो रेंगते हैं, जिनसे लोग उसे डराते हैं और उन्हें लोग मार डालते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चा सभी जो सर्वनिष्ठ विशेषताओं को शब्दों में व्यक्त कर सके. वेस्ट भी बहुत से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करते हैं जिनकी सर्वनिष्ठ विशेषताओं के वर्णन में उन्हें कठिनाई होती है. एक सामान्य जो वयस्क मानव व्यक्ति के पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी प्रत्यय होते हैं. प्रत्येक कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय जीवन में सीखा जाता है और उसका संबंध भाषा और अर्थ के साथ बड़ा घनिष्ठ होता है. देखिए, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट की रचना खुद चिंतन प्रक्रिया की देन है, जो हम इस तरह से कह सकते हैं कि चिंतन को कॉन्सेप्ट से सहायता मिलती है और प्रत्यय ही चिंतन की मुख्य सामग्री है. जिस चिंतन में प्रत्यय मुख्य मध्यस्थ प्रक्रिया यानी मेडिएशन प्रोसेस के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं. अब हम प्रत्ययों के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो सामान्यतः इसे 4 प्रकारों में हम बांटते हैं. सिंपल कॉन्सेप्ट, सरल प्रत्यय, समुच्चय बोधक प्रत्यय यानी कंजक्टिव कॉन्सेप्ट, वियोजक प्रत्यय यानी डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट और संबंधात्मक प्रत्यय यानी रिलेशनल कॉन्सेप्ट. अगर हम ये सिंपल कॉन्सेप्ट को छोड़ दें तो बाकी जो 3 हैं, अर्थात कंजक्टिव, डिसजंक्टिव और रिलेशनल कॉन्सेप्ट, ये तीनों ही काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के रूप में या जटिल प्रत्ययों के रूप में हम इसे देखते हैं. अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट यानी सरल संप्रत्यय की बात करें तो किसी एक निश्चित विशेषता के आधार पर जब हम चीजों को एक वर्ग में रखते हैं तो उसे हम सिंपल कॉन्सेप्ट कहते हैं. जैसे मनुष्य है, रंगों में लाल रंग की वस्तु, चतुर्भुज इत्यादि. अर्थात इनका जो है वो कोई एक विशेषता ही, यानी किसी एक विशेषता के आधार पर ही हम इसको एक वर्ग में रख रहे हैं. समुच्चय बोधक कॉन्सेप्ट यानी कंजक्टिव कॉन्सेप्ट, जब 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ विशेषताओं वाली वस्तुएं एक वर्ग में रखी जाती हैं तो उस प्रत्यय को समुच्चय बोधक प्रत्यय कहते हैं. अर्थात फुटबॉल टीम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है. दल में अनेक रंग रूप के खिलाड़ी हैं, परंतु जो खिलाड़ी एक रंग की पोशाक पहने हो, एक ही दिशा में गेंद लेकर बढ़ते हों और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हों, उसे हम एक फुटबॉल टीम कहेंगे. तीसरा है वियोजक संप्रत्यय यानी कि डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट. अनेक भिन्नताओं वाली वस्तु में यदि कोई एक प्रकट अथवा अप्रकट गुण ऐसा है कि उन वस्तुओं का एक वर्ग बन सके और उन्हें एक नाम दिया जा सके तो उसे हम वियोजक यानी कि डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट कहते हैं. जैसे हम पेट्रोल, लकड़ी और कोयले को ईंधन के रूप में प्रत्यय कहते हैं. पांव, मोटर
और घोड़ा को वाहक कहते हैं, मतलब साइकिल, मोटर और घोड़ा को हम वाहक कहते हैं करियर के रूप में। ये वियोजक प्रत्यय के उदाहरण हैं जिन्हें सीखना थोड़ा कठिन है। रिलेशनल यानी कि संबंधात्मक प्रत्यय, जो कि चौथा कॉन्सेप्ट का प्रकार है। देखिए, संबंधात्मक प्रत्यय में वस्तुओं को जब हम किसी विशेषता के मात्रात्मक भेदों अथवा समानताओं के आधार पर एक वर्ग में रखते हैं तो उसे संबंधात्मक प्रत्यय कहते हैं। जैसे वजन में हल्का और भारी, लंबाई में छोटा और बड़ा, रंग में उदास और गाढ़ा इत्यादि संबंधात्मक प्रत्यय हैं। राई, आल्पिन, चींटी, हाथी, पहाड़ और ताजमहल को यदि दो प्रत्ययों में रखना हो तो उन्हें छोटे आकार और बड़े आकार नामक दो वर्गों में यानी दो कॉन्सेप्ट्स में हम उसको बांट सकते हैं। अर्थात यहाँ पर छोटा और बड़ा के बीच का जो संबंध है या फिर बड़ा और बड़ा के बीच और छोटा के बीच का जो संबंध है उसके आधार पर हम इसको कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में एक ग्रुप में रख सकते हैं। समस्या समाधान। देखिए, समस्या समाधान चिंतन का एक मुख्य प्रकार है और समस्या समाधान एक प्रमुख संज्ञानात्मक व्यवहार भी है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब हम किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं पर हम आसानी से पहुंच नहीं पाते या उसमें पहुंचने में बाधाएं आती हैं। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या ही नहीं होती और जब समस्या समाधान का प्रश्न नहीं उठता है। जैसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें साधारण अर्थों में, यदि हमें कुछ लिखना है परंतु कलम या पेंसिल उपलब्ध नहीं है तो यह एक व्यक्ति के लिए समस्या होगी, परंतु यदि उसके पास कलम उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं होगी। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं और समस्या समाधान को मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इसी संदर्भ में परिभाषित भी किया है। देखिए, बैरॉन महोदय ने 2001 में इसको परिभाषित करते हुए कहा कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू डेवलप और चूज अमंग वेरियस रिस्पॉन्सेज इन ऑर्डर टू अटेन डिजायर्ड गोल। इसी तरह विटिंग एंड विलियम III ने 1984 में इसे परिभाषित करते हुए कहा कि समस्या का समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। Problem solving means the use of thought processes to overcome obstacle and work towards goal. तो इसी प्रकार मैटलिन 1983 के अनुसार समस्या समाधान की 3 प्रमुख पहलू बताए गए हैं। पहला पहलू है मौलिक अवस्था यानी ओरिजिनल स्टेट। इसमें मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ उत्पन्न होती है। अर्थात व्यक्ति के सामने एक समस्या आई और मौलिक अवस्था उत्पन्न हुई। दूसरी अवस्था है लक्ष्य अवस्था यानी गोल स्टेट। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। तीसरा है रूल्स यानी नियम से तात्पर्य उन कार्यविधि यानी प्रोसीजर से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या समाधान एक प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति के सामने किसी समस्या के उत्पन्न होने से शुरू होता है। इसके 3 अवस्थाएं होती हैं, ओरिजिनल स्टेट, गोल स्टेट और रूल्स यानी कि मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम। समाधान को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें हम
8 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है कार्यात्मक अटलता का, जिसे हम फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। दूसरा मानसिक वृद्धि यानी मेंटल सेट। तीसरा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। चौथा समस्या का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। पांचवा दुश्चिंता यानी एंजाइटी। छठा अवधान विस्तार यानी स्पैन ऑफ अटेंशन। सातवां उद्भवन यानी इंक्यूबेशन। और आठवां विक्षिप्तीकरण यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब हम एक एक कर इनकी चर्चा करते हैं। जैसे कार्यात्मक अटलता। देखिए, कार्यात्मक अटलता यानी फंक्शनल फिक्सनेस से समस्या समाधान में बाधा होती है। कार्यात्मक अटलता में वस्तु का कोई विशेष उपयोग या कार्य एक अटल प्रारूप धारण कर लेता है, जिसके कारण व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग हमेशा उसी ढंग से करता है। तो समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता बाधा इसलिए उत्पन्न करता है क्योंकि पूर्व में व्यक्ति जिस वस्तु के या किसी खास वस्तु के उपयोग से परिचित है, उसे नए परिस्थिति में नए ढंग से उपयोग कर पाने में वो असक्षम होता है और उसे बार बार वह उसी रूप में उपयोग करता है जिस रूप में उसने पहले उसका उपयोग किसी समस्या के समाधान में किया है। दूसरा मानसिक वृद्धि यानी मेंटल सेट। देखिए, जिस प्रकार कार्यात्मक अटलता वस्तु की किसी खास विशेषता से संबंधित है, उसी तरह मानसिक विकृति व्यक्ति की खास विशेषता से संबंधित है। अर्थात पूर्व में व्यक्ति ने जिस मानसिक तत्परता के साथ किसी समस्या का समाधान किया हो, उसे मिलती जुलती परिस्थिति आने पर वो हमेशा उसी मानसिक वृत्ति का उपयोग कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। हालांकि यहां परिस्थिति में कुछ नई चीजों का या अपनी मानसिक वृत्ति को बदलकर समस्या के समाधान करने की जरूरत होती है। प्रशिक्षण। देखिए, प्रशिक्षण का भी प्रभाव समस्या के समाधान पर पड़ता है। उपयुक्त प्रशिक्षण देकर समस्या के समाधान को आसान बनाया जा सकता है और बिना प्रशिक्षण के समस्याओं के समाधान में, खासकर टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके समाधान में काफी समस्या उत्पन्न होती है और वह समस्या का समाधान आसानी से नहीं हो पाता। नेचर ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट समस्या यानी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और अस्पष्ट समस्या इल डिफाइंड प्रॉब्लम। समस्या के इस स्वरूप का भी प्रभाव समस्या समाधान पर पड़ता है। स्पष्ट समस्या वैसी समस्या को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति क्रमबद्ध ढंग से यह निश्चित कर पाता है कि समाधान सही है। ऐसी समस्या से प्राप्त समाधान के बारे में लोगों में सहमति होती है तथा ऐसी समस्या की मौलिक अवस्था यानी कि ओरिजिनल स्टेट और गोल स्टेट तथा मौलिक अवस्था को लक्ष्य अवस्था में बदलने वाले नियम सभी बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। वहीं इल डिफाइंड प्रॉब्लम में इन विशेषताओं के विपरीत गुण या विशेषता पाई जाती है। अर्थात इसमें जो ओरिजिनल स्टेट है और गोल स्टेट के बीच के जो रूल्स हैं वो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते। दुश्चिंता। देखिए, कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिसका लक्ष्य अवस्था व्यक्ति में चिंता उत्पन्न कर देता है, जबकि अधिक मात्रा में व्यक्ति में चिंता उत्पन्न हो जाती है तो इसका असर समस्या के समाधान पर बुरा पड़ता है और व्यक्ति समस्या समाधान ठीक से ढंग से नहीं कर पाता। स्पैन ऑफ अटेंशन। समस्या समाधान व्यक्ति के अवधान विस्तार से भी प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति एक खास समस्या से कई पहलुओं पर अवधान देने में समर्थ हो पाता है तो उससे यह समस्या के महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन पहलुओं के बीच अंतर कर पाने में सफल होता है। ऐसी परिस्थिति में वह समस्या समाधान को ठीक ढंग से कर पाने में सफल हो पाता है। इंक्यूबेशन यानी उद्भवन। समस्या समाधान पर उद्भवन का भी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के समय कुछ बिंदु पर अपने आप को असमर्थ पाता है तो वह थोड़े समय के लिए उस बिंदु पर ध्यान हटाकर आराम करने लगता है। इस अवस्था को उद्भवन कहा जाता है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति जब आराम की अवस्था में होता है
तो वहां वह चेतन रूप से भले ही समस्या के बारे में ना सोच रहा हो, पर अचेतन रूप से समस्या समाधान चल रहा होता है और वह उसके बारे में सोचता रहता है। परिणामतः उसे समस्या समाधान करने में विशेष मदद मिलती है और फलतः उद्भवन का प्रभाव समस्या के समाधान पर अनुकूल पड़ता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि विक्षिप्तीकरण, समस्या समाधान पर विक्षिप्तीकरण का भी मुख्य प्रभाव पड़ता है। विक्षिप्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें व्यक्ति को एक साथ समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में बतलाना होता है। इस तरह से एक सीमित समय के भीतर समस्या के बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देने से समस्या का कोई उचित समाधान निकल आता है। धन्यवाद। थैंक यू।